तो प्यारो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, किस तरह से हमारे पास चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमको आज समझना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चार्जेस के केस में कैसा होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ये लॉ, और यहीं से हमको समझ में आएगा कि कैसे हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। देखो, हमने अभी कहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है, सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है। तो Q1 चार्ज की वजह से आप कोई बिंदु ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, अगर यहाँ पे आप कोई चार्ज रखोगे तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर बल महसूस होगा, और इस चार्ज की वजह से इस पहले वाले चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स महसूस होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है A, हमने एक पॉइंट O ले रखा है, और O पे हमने कोई चार्ज रखा है Q0। जस्ट एक ऐसा चार्ज जिसका काम है कि जो ये चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से बल कितना काम कर रहा है इसको जानना। ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगाएगा वो क्या होगा, उसको हम मान लेंगे वो बल होगा F1। इसको ऐसे देखें, अगर इस लाइन में देखें, इस लाइन के हिसाब से इस तरह से बल होगा F1। ठीक है, अच्छा, दूसरे हालात को देखते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने यहां से चार्ज हटा लिया, इस चार्ज को किसी पॉइंट B पे रखा। तो आपने जब चार्ज B पे रखा तो मान लो इस B पे आने की वजह से इसका नाम हो गया Q2। तो Q2 की वजह से जो फोर्स यहाँ पे काम करेगा वो अब इस हिसाब से F2 होगा। फिर आपने चार्ज को यहाँ से हटा लिया, कोई पोजीशन है मान लो C पे आपने रखा, उसका नाम रख दिया Q3, और आपने फिर यहाँ पर फोर्स काम किया F3। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, लोकेशन चेंज करो, A B C अलग अलग लोकेशन पे आप चार्ज रख रहे हो, और इस पॉइंट O पे जहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ जो महसूस कर सकता है। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये सेंसर जैसा है। जैसे हम सेंसर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें हमें अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं दिखती हैं, तो हमने अल्ट्रा वायलेट रेज को समझने के लिए एक सेंसर लगा दिया है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को सेंस कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर एक सेंसर के रूप में एक चार्ज रखा है जिसको कि हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। इस चार्ज का महत्व बस इतना है कि ये चार्ज जो है, और जो चार्ज आप रख रहे हैं जिनको कि आप सोर्स चार्ज कहोगे, इनको हम नाम देंगे सोर्स चार्ज, क्योंकि इन्हीं की वजह से फोर्स कितना है वो हमें समझना है। तो आप जो है A B C अलग अलग पोजीशन पे चार्ज रख रहे हो। अब मेरा सवाल यह है कि तब क्या होगा अगर आप इन सारे बिंदुओं पर वो जो चार्ज आप हटा रहे थे उनको फिर रख दो। कहने का मतलब है, तब क्या होगा अगर आपने पॉइंट A पे चार्ज Q1 को रखे रहने दिया, B पर चार्ज Q2 को रखे रहने दिया, C पर चार्ज Q3 को रखे रहने दिया, तो इस पॉइंट O पर जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा। क्योंकि उस समय Q1 की वजह से फोर्स F1 लग रहा है, Q2 की वजह से फोर्स F2 लग रहा है, Q3 की वजह से फोर्स F3 लग रहा है। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कुछ नहीं करना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से इनको जोड़ दो। जैसे इसका जोड़ होगा वो ये निकलेगा F डैश, और F डैश और F1 का जो जोड़ होगा वो आपका कुछ निकलेगा F। रिजल्टेंट फोर्स जो है यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। तो सिंपल से आपको एल्जेब्रिक सम कर लेना है। तो अगर आपके पास किसी पॉइंट O पर टोटल फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, F1 F2 F3 को जोड़ना होगा। अब ये जोड़ वैसा जोड़ नहीं होगा जैसे 2 में 4 को जोड़ा, 8 में 5 को जोड़ा, वैसा जोड़ नहीं होगा। ये वेक्टर्स का जोड़ होगा, ये वेक्टर का सम होगा। तो आपको वेक्टर सम करना है, लेकिन करना सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स ही है, सिंपल सम ही करना है। यहां पर कोई कॉस टर्म, साइन टर्म, कोई लॉग, एक्सपोनेंशियल टर्म, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इट इज जस्ट द सुपरपोजिशन, इसलिए इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। आपने F1 निकाला, उसके साथ F2 जोड़ दो, उसके ऊपर F3 जोड़ दो, उसके ऊपर F4 जोड़ दो। जस्ट एक तरह से एक दूसरे के पीछे एक सिंपल सीरीज के फॉर्म में आप लिखते चले जाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक, इस तरह से। तो ऐसे हालात में अगर मैं कहूं
कि आपके पास चार्ज कितना होगा, तो फॉर्मूला आपका क्या आएगा, आपका टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला होगा वो F1 कितना है, 1/4 पाई एप्साइलन, चार्ज कितना है Q1, और मान लो दूरी है R1। मान लो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, यहाँ से दूरी R2 है, यहाँ दूरी R3 है। तो आपका पहला टर्म F1 का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब इसमें हम कोई आर कैप एक यूनिट वेक्टर लगा दें, तो आर कैप इससे हो जाएगा, R1 कैप हो जाएगा। फिर इसके लिए इसका टर्म हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप। फिर आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप। इस तरह से आपने जस्ट जैसे कूलम लॉ अभी पढ़ रखा है इससे पहले, आपने उसी हिसाब से रख दिया। अब अगर हमने कहा कि भाई ये सारे चार्ज यहाँ पर यहाँ पर दो चार्ज लेने हैं ना, तो एक चार्ज ये है Q0 है Q1, तो यहाँ पे Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे काम में चले गए थे। तो अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को देखो तो आप यहाँ पर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और Q0 इसको कॉमन ले सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट बचेगा Q1/R1 के स्क्वायर R1 कैप, आपके पास बचेगा Q2/R2 का स्क्वायर R2 कैप, आपके पास बचेगा Q3/R3 का स्क्वायर R3 कैप। इतना बच जाएगा। तो क्या इसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल फोर्स एट पॉइंट O होगा वो हो जाएगा Q0/4 पाई एप्साइलन। अब आप यहाँ समेशन लगा दो, I की वैल्यू 1 से 3 तक रन करा दो, और यहाँ लिखो QI/RI स्क्वायर RI का कैप। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखने का मतलब क्या है, इस सिग्मा का मतलब है कि आपको इसमें I की वैल्यू 1 रखनी है। तो Q1 यहाँ हो जाएगा R1, यहाँ हो जाएगा R1, तो Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप पहला टर्म, सिग्मा मतलब प्लस लगाओ, फिर I की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे ये टर्म आ जाएगा, फिर सिग्मा मतलब फिर प्लस लगाओ, फिर I की वैल्यू जो अधिकतम जा सकती है 3, वो 3 रखो, तीसरा टर्म आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ 3 चार्ज नहीं है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इस फॉर्मूले में I की वैल्यू 1 to n हो जाएगी और आपका ये फॉर्मूला सिंपली लिखा जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। इसी को सुपरपोजिशन लॉ कहते हैं या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुपरपोजिशन का कंसेप्ट कहते हैं कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है, लॉ फॉलो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से एडवांटेज है। इसी तरह का एडवांटेज हर तरफ नहीं होता। आप चुंबक केस में ऐसे नहीं कह सकते हो कि एक पॉइंट अगल बगल बहुत सारे चुंबक रखे हैं, अगल बगल बहुत सारी क्लोज कॉइल रखी हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से जोड़ दोगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस का कपलिंग और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस तरह का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीधे लिख सकते हो। तो दिस इज अ मेन एडवांटेज। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया इस तरह का। अब बाकी सब हटा देते हैं, अब जरा इस फॉर्मूले के साथ भी कुछ समस्या है उसको देखें। इस फॉर्मूले के अंदर आप देखो F है टोटल फोर्स एट पॉइंट O, और ये पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर मान लो मेरा टेस्ट चार्ज जो है वो कोई और हो, मतलब ये Q1 Q2 Q3 सोर्स चार्ज हैं, वो तो वैसे वैसे रहें, मेरा जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू बदल जाए। टेस्ट चार्ज मतलब लाइक ए सेंसर। तो मान लो आपने प्रयोग किया तो आप अपना टेस्ट चार्ज लेकर के आए थे, मैं जब वो करने गया तो मैं अपना टेस्ट चार्ज लेके गया। तो जब मैं अपना टेस्ट चार्ज लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारे पास जो F की वैल्यू आएगी और आपने जो F की वैल्यू निकाली है उन दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ऐसा करें, हम एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बारे में सोचें, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्मुलेट करने का प्रयास करें जिसमें टेस्ट चार्ज का विषय ही ना हो, इस बात का कोई मतलब ही ना रहे, किसी को ये बताने की जरूरत ही ना रहे कि आपने कितनी वैल्यू के टेस्ट चार्ज, कितनी वैल्यू के इस सेंसर वाले चार्ज का इस्तेमाल किया है। मतलब आप किसी भी चार्ज का इस्तेमाल करे हों, हम एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर लिखने जा रहे हैं जो कि इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू से, टेस्ट चार्ज के ऑब्जर्वेशन से फ्री होगी।
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूले में इस क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को यहां से डिवाइड कर देना पड़ेगा, यहां से हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज का वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इस वेक्टर क्वांटिटी को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यहां से फॉर्मूला निकल के आता है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो उस पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के रेशियो के बराबर होता है। अब ये क्यू नॉट आप स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, सिंबल की बात है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक टर्म डिफाइन करते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने मैथमेटिकली आता है। सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या वास्तव में जिस तरह से हमको किताबों में, टेक्स्ट बुक में कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाया जाता है, क्या वास्तव में वैसे ही ये कॉन्सेप्ट वास्तव में दुनिया में आया था? तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं आया था। देखो ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वास्तव में कोई युद्ध हुआ था आज से कई सौ साल पहले, जो वास्तव में युद्ध हुआ था, जहां जैसे अशोका कलिंग की विजय की बात करते हैं तो वहां पर सच में एक कभी युद्ध हुआ था। बाद के दिनों में जब हमने उस युद्ध को फिर से समझाने का प्रयास किया तो हमने कई जगहों पर अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा मोड़ दिया। मान लो हमें अशोका के ऊपर एक मूवी बनानी है, तो जब मूवी बनाएंगे तो हम हू बहू वहां की चीजें नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं किसने क्या लिखा है, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं और एक तरह से चीजों को अपने हिसाब से अरेंज करके हम उस चीज को समझाते हैं। तो टेक्स्ट बुक भी जब लिखी जाती है तो कई बार ऐसा ही होता है, वो काल क्रम को ध्यान में नहीं रखते। टेक्स्ट बुक कभी कभी टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं चलते कि टाइम पीरियड में अगर पहले ट्रांसफॉर्मेशन लॉस आ गए थे उसके बाद में उनका डेरिवेशन आया, तो किताबें ऐसे नहीं लिखी जाती। किताबों में पहले डेरिवेशन वगैरह लिखाएंगे, बाद में उसके गुड बैड एडवांटेज लिखाए जाएंगे। अगर आप कालखंड में जाओगे, टाइम में जाओगे, तो पता चलेगा कॉन्सेप्ट तो पहले आ गया, आइडिया पहले आ गया, लोगों ने उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था। उसकी मैथमेटिकल थ्योरी उस आइडिया के आने के 20 साल बाद डेवलप हुई पूरी तरह से, या कई बार गलत सही हिट एंड ट्रायल करते करते उसको समय लग गया अच्छी तरह से डेवलप होने में। लेकिन जब एक बार डेवलप हो गया और फिर उसको जनरलाइज कर दिया गया, तो फिर जब टेक्स्ट बुक में लिखा गया तो टेक्स्ट बुक में उसको ऐसे लिखा गया कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, आइडिया है और ये उसका डेरिवेशन है। ऐसा लगता है बस जस्ट एक के बाद एक ही है, बिकॉज वहां पर हमको एक आइडिया डेवलप करना। टेक्स्ट बुक का पर्पस आपको इतिहास पढ़ाना नहीं होता है, लेकिन विज्ञान में इस इतिहास का अपना महत्व होता है। साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इस इतिहास का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इसके महत्व के साथ ही इसका रीजनिंग जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या फैराडे का नाम मैं लेना चाहूंगा। द ग्रेट फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो अब सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को भी फैराडे ने ऐसे ही डेवलप किया था कि कूलम का लॉ लिखा और कूलम के लॉ में जो टेस्ट चार्ज था उसको यहाँ डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड खोज हो गई? ये कोई खोज थोड़ी, इस तरह थोड़ी कोई खोज होती है कि आपने मैथमेटिक्स में एक टर्म को वहां से उठा के इधर डिवाइड कर दिया और आपने कहा देखो मैंने एक नया टर्म खोज लिया। ऐसा नहीं था। ये तो बाद में टेक्स्ट बुक जब लिखने लगा तब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इसे समझाया। वास्तव में जो हमारे फैराडे थे, तो फैराडे साहब ने अपने प्रयोग किए थे मैग्नेटिज्म के साथ में, चुंबक के साथ प्रयोग किए थे। और उस चुंबक के साथ करने वाले प्रयोग में उनको ये बात समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि आखिर चुंबक आपस में एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं। एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक ले जाते हैं तो या तो वो चिपकने की तरफ बढ़ता है या दूर हटने की तरफ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या है इसके पीछे कारण? ये जो बल है, ये बल कैसे काम कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? बहुत सोच विचार के बाद फैराडे धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यहां पर किसी तरह का क्षेत्र है, किसी तरह की फील्ड है जो इन चुंबकों को दूसरे चुंबक से इंटरेक्ट करने के लिए प्रभावित करती है। तो अगर नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो इसका कारण है कि उनके अगल बगल का जो क्षेत्र है वो ऐसा करवा रहे हैं।
इसी चीज को जब वो आगे जनरलाइज करते हैं, उनके साथी लोग जो थे फैराडे के समय के, वो लोग जब इसी चीज को चार्जों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो भी समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि आखिर कूलम्बिक फोर्स में जो आप कहते हो कि सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो आखिर ये रिपल करना है या अट्रैक्ट करना है, ये फैसला कैसे लेते हैं। तो उसका आंसर ये आता है कि हर चार्ज के चारों तरफ उसका एक इनविजिबल क्षेत्र होता है, एक इनविजिबल रीजन होता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जब भी कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के पास आप बताते हो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक पहले से मौजूद चार्ज है, उस चार्ज का अपना एक क्षेत्र है जो कि अदृश्य है हमारे लिए। लेकिन जब दूसरा चार्ज, इसका खुद का अपना भी एक क्षेत्र है, तो जब आप दो चार्जों को लेके आते हो तो उन चार्जों के फिजिकली मिलने से पहले उनके क्षेत्र जो होते हैं वो आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए शुरू हो जाते हैं, और उन क्षेत्रों से ही निर्णय लिया जाता है कि ये चार्ज आपस में एक दूसरे की तरफ और पास आएंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे, या अब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी रिपल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो पहले आया था, फिलॉसफिकली आया था, इंट्यूशन के तहत आया था, लॉजिक के तहत आया था फैराडे के द्वारा। तमाम तरह के प्रयोगों को एज ए एविडेंस दे करके फैराडे ने ये सारा काम किया था। लेकिन समय के साथ साथ जब इसकी मैथमेटिक्स डेवलप हुई और इतनी डेवलप हो गई कि अब इसको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लिखा जाना शुरू किया जाने लगा, तो टेक्स्ट बुक लिखने वाले लोगों ने इन सारे एविडेंसेस को कुछ ऐसा लिखा कि आपको ऐसा लगे कि आप फैराडे लॉ होता है और आपके पास कूलम लॉ होता है। कूलम लॉ में टेस्ट चार्ज की बात आती है। अब अगर उस टेस्ट चार्ज को हम सिंपली समान रूप से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इसको फोर्स के साथ डिवाइड कर दें, तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लोगों को अच्छी तरह से मालूम जान पड़ चुका था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का यह तरीका हमारे सामने निकल के आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात और टेस्ट चार्ज की बात। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझ में आनी आपको चाहिए कि क्यू नॉट को, या कई किताबें एनसीईआरटी इसको स्मॉल क्यू नॉट कहते हैं, इसको हम टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं। तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल चार्ज है, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का होता है, जो कि हमको फ्रीली अवेलेबल है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में मानते हैं कि ये जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। अब आप कहोगे भैया जब मुझे मालूम है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम जो कि हमको उपलब्ध है, क्वार्क वगैरह तो हमें उपलब्ध नहीं है, तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि टेस्ट चार्ज इज सम हाइपोथेटिकल स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिट वैल्यू। लो, हम ये मानते हैं टेस्ट चार्ज एक ऐसा काल्पनिक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो कि जितना संभव छोटा हो सके उतना संभव छोटा होता है, और जितनी भी छोटी वैल्यू होती है उसका कहने का कारण क्या है। हमने ये क्यों कहा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है इसके चारों तरफ जो इनविजिबल क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब टेस्ट चार्ज एक ऐसा है जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसका काम टेस्ट चार्ज है। इसीलिए इसका काम है ये खुद जा करके टेस्ट करके आया कि भाई कितना पहले से रखा हुआ चार्ज स्ट्रांग है, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर है जो नॉर्मल थर्मामीटर होते हैं, तो उसको क्या करते हो, आपने मुंह में रखते हो जबान के नीचे, तो आपकी बॉडी की हीट उसके अंदर ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से पारा चढ़ता है और टेम्परेचर वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। अब सोचो हम पारे की जगह पे कोई ऐसा एलिमेंट रखें जिसकी इंटरनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो, तो पता लगा पहले आपकी बॉडी का अच्छा खासा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर पारा चढ़ना शुरू हुआ, तो वो क्या आपकी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि उसने तो कुछ हद तक टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया ना आपका। इस तरह के आप समझो बात को। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट करने के लिए इसको भेज रहे हो उसकी खुद की एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी या उसके खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बहुत कम होनी चाहिए, ताकि वो जहां पहुंचे वहां एक्चुअल में जो चार्ज रखा हुआ उसकी फील्ड कितनी है उसको महसूस करे। टेस्ट चार्ज खुद का ऐसा ना हो कि उसकी फील्ड इतनी बड़ी है कि वो फील्ड जाते ही पहले वाला चार्ज ही अपनी जगह से भाग गया,
जैसे पुरानी डॉन मूवी वगैरह में होता था कि भाई पुलिस क्या करती थी, गुंडों का एक इलाका है तो उसके इलाके में अपने कुछ जासूस भेजती थी। अब वो जासूस क्या है, वो बेचारा जासूस जो है वो भिखारी बन के वहां बैठा है और बिल्कुल नया आदमी है, कोई पहचानता भी नहीं, उसने मेकअप कर लिया अच्छे से तो भिखारी लग रहा है। अब अगर पहले से मालूम होता कि कोई पुलिस वाला है तो जैसे एक पुलिस वाला अपनी सायरन बजाते हुए अपनी गाड़ी से जाएगा गुंडों के क्षेत्र में, तो पुलिस की अपनी फील्ड इतनी मजबूत है कि वहां पे मौजूद जो गुंडे होंगे वो तो अपने आप को बदल के वहां से भाग जाएंगे या बिल्कुल सारा मामला सफा करके शरीफ बन जाएंगे। तो अगर आप कुछ टेस्ट करने के लिए भेज रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए भेज रहे हो, तो जिसको भेज रहे हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होनी चाहिए ताकि जब वहां जाए तो वहां पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल ना दे। पता लगा आपको जो मिला वो बदली हुई मिली। आप एक कोई जगह है जहां पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और आप वहां बिल्कुल वर्दी वर्दी लेकर के बुलेट पे हार्न हॉर्न बजाते हुए सायरन बजाते हुए गए, तो जैसे आपका सायरन सुना लोगों ने सब छुपा के सब अच्छी तरह से कवर अप कर दिया। अब आप गए तो देखा यहाँ तो सब बड़ा अच्छा अच्छा काम चल रहा है, आपने रिपोर्ट में लिखा एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अगर आप वहां पर बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह बड़े ही लो प्रोफाइल होकर के जाते तो हो सकता है आप वहां पे वो चीजें देखते कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से सारे एग्जाम्पल आपको कन्विंस करने के लिए काफी होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होनी चाहिए। इसीलिए हम उसके साथ ही सारी बातें मानते हैं कि टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिट वैल्यू। पॉजिटिव चार्ज हम कन्वेंशन के तहत मानते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी चॉइस प्लस चार्ज की होती है, क्योंकि उसकी वजह से वो माइनस एक्स्ट्रा साइन को हम खुद से नहीं मानते हैं कि जबरदस्ती कुछ मानना ही है तो एक माइनस चार्ज मान लो। तो पता लगा कि मैथमेटिक्स में एक माइनस आपको जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपने माना माइनस चार्ज है। इसी वजह से हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेके चलते हैं। तो अब हमेशा याद रखें पॉजिटिव चार्ज। तो जरा देखें अब बात क्या आ गई, अब बात ये आ गई कि भाई किसी चार्ज के इर्द गिर्द एक इनविजिबल क्षेत्र होता है। तो अगर मैं कहूं ये चार्ज है हमारा Q1, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द जो पूरा हिस्सा है ये एक इनविजिबल क्षेत्र है। ये एक ऐसा इनविजिबल, इसको थोड़ा सा हमने कुछ हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आप कहो कि हाँ ये है वो इनविजिबल रीजन। अब इस इनविजिबल रीजन में जब कोई टेस्ट चार्ज आएगा, इसको आप ला रहे हो तो इस टेस्ट चार्ज को आप इस दिशा में लेके आ रहे हो, लेकिन ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगा, इस तरह से फोर्स लगाएगा। अगर चार्ज इधर से आएगा तो वो इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, अगर चार्ज इधर से आएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो चार्ज किसी भी दिशा से अगर आए तो आप देख रहे हो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसकी तरफ टेस्ट चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज उसको ढकेलेगा, उस तरफ दूर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हमने बहुत कम मानी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बहुत कम माना है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर भी उसका एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिकॉज दिस इज हैवी एंड दिस इज वेरी 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 स्मॉल। सो इसकी वजह से इसके ऊपर जो बल आप कह रहे हो उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। हालांकि एक्शन रिएक्शन की बात है, लेकिन आप सिर्फ इस फोर्स की, आपको यहाँ एरो की डायरेक्शन, हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ एरो के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो इनविजिबल क्षेत्र है, इस इनविजिबल क्षेत्र में अगर आप टेस्ट चार्ज और पहले से रखे हुए पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचो तो आपके सारे एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यहीं से एक और कन्वेंशन निकल के आता है जो कि फैराडे का ही बनाया हुआ कन्वेंशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसी चार्ज के चारों तरफ, किसी चार्ज के इर्द गिर्द जो इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मान रखी है, आखिर उस इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। अगर दिखाने का तरीका नहीं होगा तो हमारे लिए विजुलाइज करना और एनालाइज करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी अच्छी मैथमेटिक्स उसकी डेवलप नहीं हुई थी, बट आइडिया डेवलप करना था। तो ये आइडिया निकाला गया, अब खैर कई सालों की बात है, कि अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लें तो पॉजिटिव चार्ज से हम ये माने कि अगल बगल के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये माने कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। एक्चुअल में ऐसे निकलती नहीं हैं, इट इज जस्ट अ ग्राफिकल मैथड, इट इज जस्ट अ इंटेलेक्चुअल आइडिया ऑफ फैराडे कि ऐसा कहा जाए। तो इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक लाइनों को बाहर की तरफ निकलता हुआ मानते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इस सवाल पूछते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर निकलती हुई क्यों मानी जाती हैं और निगेटिव चार्ज में लाइनें अंदर आती हुई क्यों मानी जाती हैं।
तो इस माने जाने का जो कारण है वो इससे पहले का एक अजम्पशन है कि किसी भी चार्ज की फोर्स को समझने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज की परिकल्पना करते हैं। बेसिक आइडिया टेस्ट चार्ज का था। तो टेस्ट चार्ज एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज का एक चार्ज होता है, यूनिट वैल्यू का एक चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है। और कूलम लॉ कहता है कि पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं। तो अगर आप पहले से मौजूद कोई पॉजिटिव चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो ये वाला टेस्ट चार्ज के ऊपर ऐसे बल लगाएगा, किसी भी दिशा में बल ऐसे ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप इस तरह से पॉजिटिव चार्ज मान रहे हो तो ये जो एरो है, असल में ये एरो इस दिशा से आने वाले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले बल की दिशा है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा होगी। तो इस तरह से हमने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है उसको समझाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स की दिशा को आउटवर्ड माना। आपने कहा अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव मानते तो सब उल्टा होता। अगर हम टेस्ट चार्ज निगेटिव मानते तो उस समय पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइनें अंदर की तरफ बनाई जाती और नेगेटिव चार्ज के लिए लाइनें बाहर की तरफ बनाई जाती, मामला पलट जाता। लेकिन चूंकि इतिहास के हिसाब से जो लिटरेचर हमने शुरू से जो डेवलप हुआ है, उस समय जैसे जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के नाम रखने के कारण बेंजामिन के वो जो सिंगल फ्लूइड मॉडल था उसके हिसाब से रखा, जो उन्होंने बताया, जो मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया है, वहां से आया। तो जैसे वहां से वो अजम्पशन आया, वैसे वहां से यह भी अजम्पशन है कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव माना गया, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके रिस्पेक्ट में जब इस तरह की लाइनें देखी गई तो एक पॉजिटिव चार्ज से हम एरो को बाहर की तरफ बनाते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई निगेटिव चार्ज होता तो जैसे ही टेस्ट चार्ज उसके ऊपर लाते तो वो चार्ज इसको अंदर की तरफ खींचता, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है तो अट्रैक्ट करता। तो यानी कि अगर इसकी इर्द गिर्द की इलेक्ट्रिक लाइन को समझाना आप चाहते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप समझाना चाहते, तो आपको समझाने के लिए ये सारी इलेक्ट्रिक लाइनें अंदर की तरफ आती हुई दिखाना चाहिए होता, दिखाए जाता है इसको। तो इस तरह से इस कन्वेंशन का जन्म होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए, इंटरेक्शन को समझाने के लिए, उसकी दिशा को समझाने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, अगर इनको समझाने के लिए हम कोई ग्राफिकल आइडिया बनाएं तो उस ग्राफिकल आइडिया का सुझाव ये आता है कि आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस को बाहर निकलता हुआ माने और किसी निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन को उसकी तरफ कन्वर्ज होता हुआ आपको मानना चाहिए। इन अजम्पशन को मानने के बाद काफ़ी हद तक विजुअलाइजेशन, वेक्टर कैलकुलस का उपयोग करना आसान हो गया मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की दुनिया में। तो ये वो तरीका था जहां से कन्वेंशन निकला। जब इतना निकल आया तो फिर अगली बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, वो अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आपने इसके सामने पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके बीच में डिस्टेंस स्मॉल है, तो इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो लार्ज होगा। यानी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में इस जगह पर, क्योंकि r स्मॉल है और फॉर्मूला क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो अगर r छोटा होगा तो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर यहाँ फोर्स स्ट्रांग होगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। तो अगर आपके पास ये चार्ज है तो चार्ज के पास मान लो आपने ऐसे ये पॉइंट बनाए, तो ये सारे पॉइंट जो एक सर्किल बना रहे हैं ये वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इस चार्ज से बराबर दूरी पर है। तो इन सारे बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज भी होगा, लार्ज तो होगा यहाँ पर। अच्छा, अगर आप थोड़ा दूर चले जाओ, वहां पे उसी तरह के सारे पॉइंट ले लो, तो जब आप दूर चले गए तो इस पॉइंट पर, इन सारे पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी चार्ज से जैसे जैसे दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, चार्ज जैसे पास आते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। अब सवाल ये था, ये जो इलेक्ट्रिक लाइनों को हमने बनाया है, इनकी मदद से इस फैक्ट को कैसे रखा जाए, इन लाइनों को हम क्या करें, कैसे करें कि इन लाइनों की सहायता से हम ये दिखा ले जाएं कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो इसके एक बहुत अच्छा सुझाव आया था। पहले हम उसी सुझाव की बात कर लेते हैं, फिर से एक्चुअल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। और एक्चुअल आंसर आप जब सुनोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये आपको तो पहले से ही मालूम था। पहला सुझाव बड़ा सीरियस सुझाव था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या करो, इसके पास की जो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं इनको थोड़ा बड़ा बनाओ।
लाइनों की जो, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इन लाइनों की जो लंबाई है वो क्या बताएगी, इन लाइनों की लंबाई बताएगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। फिर आप आगे जब इस दूरी पहुंचे, इस दूरी पहुंचने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, तो आपने ये जो एरो बनाए इनकी जो लंबाई है उसको आपने पहले से कम कर दिया। तो छोटी लंबाई की लाइनें ये शो कर रही हैं कि इन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। फिर आप थोड़ा और दूर जाओगे तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक लाइनें जो हैं वो और छोटी हो जाएंगी, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और भी कम हो गई है। इस तरह से लगातार इलेक्ट्रिक लाइनें आपको छोटे करते हुए चले जाना है। ये एक सुझाव था जो ये बता रहा था लाइनें यहाँ पास है मतलब इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लाइनें यहाँ दूर है छोटी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। लेकिन ये डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल था। अगर आपने भूल से भी कहीं पर ये दो लाइनें अब इसके बाद की लाइन अगर इसके बराबर ही बना दी तो ये एक सैद्धांतिक गलती हो जाएगी, कंसेप्चुअल गलती हो जाएगी। आप ये कहोगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, क्योंकि यहाँ दोनों लाइनें आपने बराबर लंबाई खींची हैं। और ये सब बनाना, ड्रॉ करना, ये भी अपने आप में कलाकारी हो जाएगी। पता लगा कि एक आदमी यही लाइनों की छोटी बड़ी लंबाई बनाने का ही एक्सपर्ट है। तो कहा ये आइडिया ठीक तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, या नियर टू परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा और सोचा जाए। फिर यहां से अगला आइडिया ये आता है कि भाई क्यों ना हम लाइनों की लंबाई को ना देख करके उनकी संख्या को हम आधार बनाएं, उनकी डेंसिटी को आधार बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। मतलब ये कहा गया कि भैया अलग अलग लंबाई की लाइनें ना खींचो, ना लाइनें खींचते रह जाओगे, गड़बड़ी होने की संभावना और बढ़ जाएगी। आप ऐसा करो, लाइनें इस तरह की खींचो, इनकी संख्या बढ़ा दो, बिल्कुल डाइवर्जिंग नेचर की। तो उन्होंने कहा, सुझाव आया कि आपने इस तरह से संख्याएं बढ़ा दी। और ये सुझाव जो था ये मूल रूप से वेबर का था, और उसको आगे जा करके और लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने ये सब बताया तो उसका समर्थन किया। ओलिवर हेविसाइड भी इसमें अपने प्रतिभागी होते हैं, कई सारे वैज्ञानिक हैं उस समय के जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, सिर्फ फैराडे ही नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस हिस्से की बात करो, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, एक ऐसा एरिया बनाऊं, तो ये जो हिस्सा है ये चार्ज के पास है, और आप देखो यहाँ लाइनें देखो पास पास, यहाँ लाइनें पास पास है। तो लाइनों का पास पास होना ये बताता है कि चार्ज के इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आप अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो लाइनें दूर दूर हो गई हैं, इसका मतलब चार्ज से इस दूरी पर आने पर, ये आर दूरी आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई। चूंकि लाइनें दूर हुई इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हुई। आप थोड़ा और दूर आओगे, आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइनों के बीच का गैप और बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और कम हो गई। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो इस नए आइडिया के साथ कि आपको लाइनें छोटी बड़ी नहीं करनी है, संख्या बढ़ानी घटानी है। वो आसान काम था, उसको प्रिंट करना भी आसान था, उसको ड्रॉ करना भी आसान था। तो इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं कि अगर लाइनों की डेंसिटी को बढ़ाया जाए तो जहां लाइनें पास पास होती हैं उस हिस्से को हम कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और जहां लाइनें दूर दूर हैं ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, और ना केवल जन्म लेता है बल्कि उसके साथ ही साथ उसके साथ कई ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली जाती हैं जो कि वेक्टर कैलकुलस के हिसाब से भी सही होती हैं। अब देखो ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, जहां लाइनें निकल रही, ऐसा लग रहा है स्रोत से निकल रही, फूट रही, किरणें फूट रही हैं, ये एक डाइवर्जिंग नेचर को शो कर रहा है। वेक्टर कैलकुलस में इस तरह के जब सोर्स से आउटवर्ड की तरफ भागती हैं लाइनें, या वेक्टर जब इस तरह से बाहर की तरफ डाइवर्ज करते हैं, बिखरते हैं, अपकेंद्रित होते हैं, तो इस चीज को हम डाइवर्जेंस की मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब ये डायग्राम बिल्कुल उपयुक्त डायग्राम है जहां आप वेक्टर कैलकुलस की चीजें लगा सकते हैं। इसी तरह से आने वाले समय में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे हम डाइवर्जेंस, कैसे ग्रेडियंट, कैसे कर्ल, ये सारे विजुअल दिखने वाले वेक्टर कैलकुलस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें आ रही थी, डेवलप हो रही थी, तो जो कि वेक्टर कैलकुलस में बहुत बड़ा नाम है आपके फ्रेडरिक गॉस का। तो गॉस साहब वॉज सुपर जीनियस, वो सुपर जीनियस दिमाग के व्यक्ति रहे हैं। वो तुरंत इसमें भाप लेते हैं और तुरंत वो इसके साथ एरिया का एक बहुत ही चमत्कारी कॉन्सेप्ट मानते हैं, और उसके साथ वो फ्लक्स जैसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। हम फ्लक्स की बात
करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे आपके पास गॉस लॉ की भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। गॉस लॉ क्या होता है उसके बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी। और उससे उस बात को करने से पहले, फ्लक्स को समझाने से पहले या उसी के साथ में गॉस लॉ को समझाने से पहले हम लोग बात करेंगे कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। क्योंकि कूलम लॉ में पॉइंट चार्ज की बात होती थी, भाई पॉइंट चार्ज होना चाहिए। लेकिन जब गॉस आते हैं तो वो कहते हैं कि अब जो नए कॉन्सेप्ट हैं इस तरह से एरिया का, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक लाइंस का, तो इन नए कॉन्सेप्टों के साथ हम कूलम के उस चीज से थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। कूलम के उस बात से कि केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही ये लॉ लागू होता है, इस बात से हम बाहर निकल आते हैं। और इस बात से जैसे बाहर निकलते हो तो फिर आप पॉइंट चार्ज की बाध्यता में नहीं फंसते हो, पॉइंट चार्ज की लिमिटेशन में नहीं फंसते हो। तो अगर पॉइंट चार्ज की लिमिटेशन हट गई तो हो सकता है हमारा चार्ज लाइन में हो, यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा चार्ज किसी सरफेस पे हो, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा चार्ज किसी वॉल्यूम हो, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये सारे जब नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं पॉइंट चार्ज की लिमिटेशन से हटने के साथ ही, तो हम उन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब कंडीशंस के लिए फिर अपनी कुछ डेफिनेशंस बनाएंगे, जिसको कि अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम इन सारी बातों को और डिटेल में समझेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।